उनको जो मन में आता था, जो सच्चाई है उसके बारे में बिल्कुल साफ साफ बोल देते थे। या तो मतलब प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, कभी ये नहीं सोचते थे कि इसका नतीजा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इमीडिएट जो ट्रिगर पॉइंट था उसको इंडियन एक्सप्रेस से डिसमिस किया गया, क्योंकि वो रमानाथ गोयनका और जो कैपिटलिज्म के खिलाफ वो थे। तो जब वो ऐसा हुआ तो उन्होंने कोर्ट में लिया और एक्चुअली ही वाज रीइंस्टेटेड, डिसमिसल का रिवर्सल हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। 2-3 बहुत बड़े बड़े चैलेंज आए थे। दलित वॉइस को चलाना ही बड़ा चैलेंज था, फाइनेंशियली रिसोर्सेज नहीं थे। फिर उनका अरेस्ट हुआ और पंजाब ले गए उनको, 2500 किलोमीटर का ट्रेन जर्नी और भी हथकड़ी लगा के। और क्या क्या मुश्किलें आई उनकी? लेकिन उनके ऊपर इतने लाइफ थ्रेट्स थे, केसेस का तो हिसाब ही नहीं था। टाडा हो या अलग अलग उस टाइम पोटा टाडा, फिर हमारे घर का फ़ोन कभी भी टैप होता था, टैप फ़ोन, बाहर पुलिस वैन खड़ा रहता। मैंगलोर शिफ्ट हुए, वहाँ तो आरएसएस हेडक्वार्टर्स है, तो प्रिंटिंग प्रेस भी रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनको भी धमकी मिल रहा था। हमारा कोशिश ये है कि पूरा जो बैक कॉपीज़ है दलित वॉइस का और उनके सब बुक्स को डिजिटाइज करके ऑनलाइन लगा देंगे, वो एक पहली बात है। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हाल ही में 20 नवंबर को वीटी राजशेखर जी का परिनिर्वाण हो गया। वीटी राजशेखर जी वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया के भीतर दलितों की आवाज बुलंद की, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसकी आवाज बुलंद की, और इंडियन एक्सप्रेस जैसी नौकरी को छोड़ के दलित वॉइस नाम से उन्होंने काम शुरू किया, मैगजीन शुरू की, पत्रिकाएं शुरू की, और लगातार 30 सालों तक उसके जरिए तमाम जो ताकतें हैं, विरोधी ताकतें हैं, उसको चुनौती देते रहे, दलितों की आवाज बुलंद करते रहे। उनके बेटे शलील जी हमारे साथ हैं। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में हैं हम लोग, जहाँ पे उनको याद किया गया, और तमाम जर्नलिस्ट, तमाम एक्टिविस्ट जिन्होंने उनके साथ समय बिताया वो थे। सर, एक लंबा काम रहा दलित वॉइस के जरिए, उनका पूरे देश दुनिया में जाने जाते रहे। आज 93 ईयर्स ओल्ड, बहुत एक लंबी जिंदगी भी जी उन्होंने। अपने पिता को कैसे याद करते हैं? सबसे पहले शायद इतना करेजियस, इतना मतलब बहादुर जर्नलिस्ट या इंसान को शायद बहुत कम हमने देखा होगा। तो उनको जो मन में आता था, जो सच्चाई है उसके बारे में बिल्कुल साफ साफ बोल देते थे। या तो मतलब प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, कभी ये नहीं सोचते थे कि इसका नतीजा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये कभी सोचते नहीं थे। अब जहाँ तक कि वो सोशल जस्टिस, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स के बारे में है, जो सच्चाई उन्होंने बताया साफ साफ, और जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ जो उठाना था, उन्होंने बिना कुछ हेजिटेशन के उठाया। उसके बारे में वो तो नंबर 1 चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये है कि वो खुद दलित नहीं थे, वो शूद्र कम्युनिटी के थे, ओबीसी कम्युनिटी के थे, फिर भी उनका उतना फीलिंग था। उन्होंने जितना वायलेंस लाइक ज्योतिबा फुले जी, जैसे डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा, उसके बारे में उनको जितना फीलिंग हुआ, उसके ऊपर उन्होंने पूरा लाइफ 30 साल तक उन्होंने दलित वॉइस चलाया। बहुत कम मैगजीन या जर्नल्स होंगे जो इतने साल, बिल्कुल, वो भी कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं, खुद मेरे पूरा फैमिली, मैं लगा था, मेरी माँ लगी थी, हमारा बैक ऑफिस हमारा घर ही था। जब उन्होंने शुरू किया, आपकी उम्र क्या रही हो? 81, मेरा 20 उम्र था। 20 साल थे, मतलब एक समझ तो थी आपकी। जब उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की नौकरी छोड़ी और उन्होंने कहा होगा घर में कि अब मैं मैगजीन शुरू करने जा रहा हूँ, तो वो क्या उन्होंने वजह बताई कि मुझे अब ये करना है? वो तो हमें मालूम था कि होने वाला था, लेकिन एक्चुअली इमीडिएट जो ट्रिगर पॉइंट था उसको इंडियन एक्सप्रेस से डिसमिस किया गया, क्योंकि वो रमानाथ गोयनका और जो कैपिटलिज्म के खिलाफ वो थे। तो जब वो ऐसा हुआ तो उन्होंने कोर्ट में लिया और एक्चुअली ही वाज रीइंस्टेटेड, डिसमिसल का रिवर्सल हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, मैं बाहर से लड़ूंगा और इंडिपेंडेंट वॉइस। सो इतना सरप्राइज तो नहीं था वो हमको, लेकिन उस टाइम मुल्कराज आनंद ने भी बहुत इनकरेज किया था। मुल्कराज आनंद आपको मालूम होगा, फेमस ऑथर, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल थे। तो हमें उतना सरप्राइज नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे सपोर्ट, मेरी माँ काम कर रही थी तो उनके
जो थोड़ा सा सैलरी था उसमें हम जी रहे थे। वो स्ट्रगल कर रहे थे कि नहीं। सर, एक जिन लोगों को वीटी राजशेखर जी के बारे में नहीं पता, खासतौर पे हिंदी बेल्ट में जिनकी पहुंच अंग्रेजी तक नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, जिन दलित वैसे नहीं पढ़ा, देश बहुत बड़ा है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लैंग्वेज में काम हो रहे हैं, उनको अगर वीटी राजशेखर जी को समझाना हो, उनके योगदान को, कंट्रीब्यूशन को समझाना हो, तो किस तरीके से करें? उसके लिए 2-3 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन सबसे पहले ये मैं बताना चाहता था कि बहुत भाषाओं में दलित वॉइस का ट्रांसलेशन हुआ था। हिंदी में तो था, उर्दू में था और बहुत लैंग्वेजेस में आ रहा था दलित वॉइस। लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ह्यूमनिस्ट और रैशनलिस्ट फिलॉसफी का और अम्बेडकराइट फिलॉसफी को प्रमोट कर रहे थे। तो नंबर 1 जो दलित बहुजन पे अत्याचार हो रहा था हिंदू ब्राह्मणिकल हिंदू सोसाइटी में, उसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाया, उनके राइट्स के बारे में बहुत फोकस किया। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने ये एजेंडा शुरू किया था कि दलित बहुजन माइनॉरिटी का एक अलायंस बने, उसी से हम लड़ सकते हैं और कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने शुरू में भी कहा कि वो दलित नहीं थे, ओबीसी थे, हम सब कोई जानते हैं, तमाम लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन मैं साफ कर दूं कि वो शूद्रा कम्युनिटी से थे। तो शूद्रा कम्युनिटी से आके आज भी आप जब सोसाइटी को देखते हैं तो ओबीसी जो है अपने आप को दलित क्लेम नहीं करते या फिर उसके साथ एसोसिएट बहुत जगहों पे नहीं करते। हालांकि तमाम लोगों ने जो स्ट्रगल किया, सोशल रिफॉर्मर ने, लाइक जो ज्योतिबा फुले हो गए, शाहू जी महाराज हो गए, तो एक बना तो है, लेकिन मेजरली लोग एसोसिएट नहीं करते हैं। उन्होंने ये नाम क्यों चुना? नहीं, ऐसा है कि मुश्किलें तो आई होंगी। हाँ, मुश्किलें तो बहुत झेलने पड़ी, लेकिन अभी तो दलित भी है जो एक्सेप्ट नहीं करते कि दलित है, वो खुद डिनाई करते हैं, तो ओबीसी के बारे में छोड़िए। लेकिन 2-3 बहुत बड़े बड़े चैलेंज आए थे। दलित वॉइस को चलाना ही बड़ा चैलेंज था, फाइनेंशियली रिसोर्सेज नहीं थे। फिर उनका अरेस्ट हुआ और पंजाब ले गए उनको, 2500 किलोमीटर का ट्रेन जर्नी और भी हथकड़ी लगा के। और तीसरी बात है ये, वो 1984-85 ऐसा घटना क्या हुई थी? तो उन्होंने एक सिख इशू पे आर्टिकल लिखा था, तो वहाँ के पंजाब के जज ने उनको अरेस्ट कर दिया कि वो कहाँ है वो एडिटर जो लिखा है। तो उसका एक बहुत लंबा किस्सा हुआ। और फिर जो इनका जो पासपोर्ट को भी इम्पोर्ट किया गया जी, क्योंकि ये मुस्लिम्स कंट्री में जाते थे। तो मुस्लिम वाले लिबिया में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था ब्लैक मूवमेंट के ऊपर, तो उन्होंने ही कनेक्ट किया था दलित मूवमेंट को ब्लैक मूवमेंट के साथ, यूएस के ब्लैक मूवमेंट के साथ, और जापानीज बुराको मूवमेंट, जो भी ओप्रेस्ड डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी से उनके मतलब उनका यूनाइट, दुनिया भर की मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज थी, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन, डिसेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उस पे। तो फिर वो पासपोर्ट जब्त किया, और क्या क्या मुश्किलें आई उनको? लेकिन उनके ऊपर इतने लाइफ थ्रेट्स थे, केसेस का तो हिसाब ही नहीं था। टाडा हो या अलग अलग उस टाइम पोटा टाडा, फिर हमारे घर का फ़ोन कभी भी टैप होता था, टैप्ड फ़ोन, बाहर पुलिस वैन खड़ा रहता था फॉलो करने के लिए, मतलब एक्सट्रीम था वहाँ का टाइम। लेकिन फिर भी उन्होंने रुकने नहीं दिया दलित वॉइस। जितना उनको अटैक किया गया उतना ज़्यादा उत्तेजित हो गए। कभी भी कोई इशू रुका नहीं? नहीं, बीच में तो कोई इशू नहीं। 30 इयर्स के बाद वो मैंगलोर शिफ्ट हुए, वहाँ तो आरएसएस हेडक्वार्टर्स है, तो प्रिंटिंग प्रेस भी रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनको भी धमकी मिल रहा था। छाप नहीं है, ये नहीं छाप सकते। नहीं, वही तो पूरा आरएसएस वो प्रिंटर क्रिश्चियन थे, उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक शुरू किया। हाँ, सीएम ने भी याद किया, सिद्धरामैया ने भी उनको याद किया, सीएम सिद्धरामैया जी और स्टालिन, क्योंकि वो पेरियार और द्राविड मूवमेंट के साथ बहुत क्लोज थे। और जब वो काम कर रहे थे इस 3 सालों के बीच में, एक लंबा संघर्ष है, 93 इयर्स ओल्ड वो थे, तो और कौन कौन सी चुनौतियां आई और किस तरीके से वो आप लोगों से बताते थे? बहुत अकेला लड़ाई था वो, क्योंकि दलित्स में भी डिवीजन था ना, और ये सबको क्रिटिसाइज करने वाले थे। मुस्लिम्स को भी बहुत क्रिटिसाइज किया, जो रिच मुस्लिम्स है वो, कि आप लोग जो गरीब मुसलमान हैं आप लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी छोड़ा नहीं है। मतलब जो मजलूम है उसके साथ खड़े रहे हैं, चाहे किसी कास्ट और उसका जो कि जबकि पावरफुल लोगों के साथ आप लड़ाई करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। अचीवमेंट क्या रही उनकी? अचीवमेंट तो लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से दलित जो शब्द है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने पॉपुलराइज किया उस टाइम पे। और दलित मीडिया में शायद दलित वॉइस के जैसा और कोई मीडिया था ही नहीं, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में दलित वॉइस रीडर्स ग्रुप था। तो इतना चेतना, अवेयरनेस उन्होंने लाया था उस टाइम पे
तो अभी भी उनके जो भी मैसेजेस सब रेलेवेंट, ज़्यादा ही रेलेवेंट हो गए आज के ज़माने में। ओके। और इस किताबें भी बहुत लिखी उन्होंने। हाँ, 30-40 बुक्स है, मोनोग्राफ्स है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, बहुत बहुत है। अच्छा, जो आज की पीढ़ी है जिन्होंने उनके काम को नहीं देखा, दलित वॉइस नहीं पढ़ा, तो आने वाले दिनों में वो किस तरीके से उनके काम को, क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं, विचार होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा रहते हैं, उससे हर वक्त हम प्रेरणा ले सकते हैं। आज भी एनिमेशन का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, लिखा बहुत साल पहले गया था। तो उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके जो कॉलम्स हैं, उनके जो एडिटोरियल्स हैं, उनको क्या आप लोग ट्रांसलेट भी कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में, और आज के वक्त में आज के जो लोग हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे उसको? तो अभी हमारा कोशिश ये है कि पूरा जो बैक कॉपीज़ है दलित वॉइस का और उनके सब बुक्स को डिजिटाइज करके ऑनलाइन लगा देंगे, वो एक पहली बात है। और दूसरा, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के सहारे से हम इसको डिसमिनेट करना चाहते हैं, की मैसेजेस आज के संदर्भ में उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे लिखा था। एक्चुअली रियलिटी है कि आप उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि आज के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि सब पूरा साइकिल, विचार हमेशा रहते हैं। तो लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि मीडियम के हिसाब से सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह कैसे इस्तेमाल करके डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, डिजिटलाइज और डिसेमिनेट। ओके, तो ये कब तक हो जाएगा, कोई कैसे सर्च कर सकते? 2-3 महीने तो हो जाएगा सब, अभी तैयार आधा तो हो गया। ओके, कोई लास्ट वर्ड जो आप अपने फादर के बारे में कहना चाहेंगे? फादर के बारे में वो तो मतलब एक तरह से बहुत ही सख्त और डिसिप्लिनरियन थे, लेकिन बहुत इमोशनल, काइंड थे और बहुत ही ह्यूमरस थे। वो तो पर्सनल साइड पे है, लेकिन इंटेलेक्चुअल और मतलब वैल्यूज़ के तौर पे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जितना हो सके जो यंग दलित बहुजन मुस्लिम है, जितना हो सके थोड़ा पढ़े और समझे कि अम्बेडकर का क्या विचार था और उसको मेरे पिताजी ने कैसे इंटरप्रेट किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक लंबा संघर्ष है, जो आंदोलन है उससे ज्योतिबा फुले ने दलितों के लिए काम किया, साहूजी महाराज ने आवाज़ उठाई, और से तमाम लोग हैं जिन्होंने अलग अलग वक्त पे दलित समाज के साथ काम किया, उनके लिए काम किया। वीटी राजशेखर जी भी उसी श्रृंखला में उनका नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने एक बहुत ऐसा काम किया जिसकी धमक भारत ही नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है। एंटी कास्ट जो रेवोल्यूशन था, एंटी कास्ट जो मूवमेंट था, उसमें एक बड़ा नाम, एक बड़े कलमकार वीटी राजशेखर जी थे, जिनका 20 नवंबर को 93 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं विचार कभी मरते नहीं हैं, और जैसा कि शलील जी ने बताया कि हम उनके काम को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जो उन्होंने काम किया है, अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो आप उसको देख सकते हैं। देखते रहिए दलित दस्तक। जय।